नमस्कार दोस्तों। नारी शक्ति को बढ़ावा देने और अंधविश्वास को खत्म करने मैं सरस्वती पाल एक सच्ची कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक अंधविश्वास खत्म हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें, तो पाएँगे हर तीसरे चौथे घर की महिला आज भी अंधविश्वास से सफ़र कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक गाँव में 2-4 ओझा बैठे हुए हैं, जो ये अंधविश्वास फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर किसी महिला को बच्चा नहीं होता, अगर कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती, अगर किसी महिला का बार-बार मिसकैरेज होता है, अगर किसी महिला का पीसीओडी के कारण बार-बार पेट दर्द होता है, अगर कोई महिला माइग्रेन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रही होती है, अगर किसी घर का कोई बच्चा बीमार होता है, तो ये ओझा, भूत, प्रेत और डायन का साया बताकर अंधविश्वास की तरफ मोटिवेट करते हैं। लोग आसानी से उसमें फँस जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं और उस महिला की ओझाई शुरू होती है। जब हालत गंभीर हो जाती है, तब जाके वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। इसमें 90% महिलाएँ ही शामिल होती हैं। इस कहानी के माध्यम से अगर 10-20 महिलाओं को भी अगर 10-20 लोगों को भी मैं जागरूक करने में सक्षम रही, तो मैं समझती हूँ आज की कहानी मेरी सफल हो जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम सब ने अपने जीवन में कुछ न कुछ दुःख देखे हैं, कुछ दुःख झेले हैं, कुछ विपत्तियाँ देखी हैं और कुछ थोड़े बहुत संघर्ष किए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपने जीवन के दुःख और तकलीफ़ बहुत छोटे महसूस होंगे। इस कहानी इतनी शानदार है कि अगर आपको समझ आ गई, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विपत्ति आपको हरा नहीं पाएगी। ये सच्ची घटना शुरू होती है झारखंड राज्य के छोटे से गाँव की छोटी सी बच्ची की कहानी, जिसकी शादी महज़ 12 साल की उम्र में कर दी जाती है। इतनी छोटी में उम्र में शादी करने का रीज़न सिर्फ़ एक होता है कि वो जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों की शादी इतनी छोटी उम्र में कर देते हैं। इतनी छोटी उम्र में शादी होकर वो बच्ची अपने ससुराल पहुँचती है। वो अपने गाँव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए सबसे सुंदर महिला होती है। वो खुद अपनी कहानी में कहती है कि मेरी सुंदरता ही मेरे अभिशाप बन जाती है। बहुत ज़्यादा सुंदर होने की वजह से वहाँ के जो जेठ लोग होते हैं, जो गोतिया लोग होते हैं, उनकी एक बुरी नज़र उस महिला पे हमेशा रहती है। वो उस महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार की बात है, जब वो महिला तालाब में नहाने के लिए गई होती है और नहा कर लौट रही होती है, तो गाँव के कुछ लोग उस महिला के पास पहुँचते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगते हैं। वो महिला जैसे-तैसे शोर मचा देती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो जो कुछ लोग थे, उसके पीछे पड़े होते हैं, उनके अंदर एक बदले की भावना पनपने लगती है और उस महिला से किसी न किसी तरीके से बदले लेने की कोशिशें करने लगते हैं। इन्हीं साजिशों के चलते एक बार की बात है, जब पड़ोस की बच्ची बीमार हो जाती है, तो उस बच्ची के बीमार होने का सारा इल्ज़ाम उस महिला पे लगा दिया जाता है कि ये महिला डायन है, चुड़ैल है। इसी की वजह से इसी ने कुछ जादू टोना किया है, जिसकी वजह से ये बच्ची बीमार हुई है। धीरे-धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है और गाँव में एक पंचायत बैठाई जाती है। अब इस गाँव में पंचायत का फैसला भी काफ़ी हैरान करने वाला होता है। पंचायत भी यह मान लेती है कि ये महिला सच में डायन है और इसी की वजह से बच्ची बीमार हुई है, उस पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वो महिला जैसे-तैसे 500 रुपए अरेंज करके उस पंचायत पे जमा करा देती है कि शायद अब उसका जीवन सुखी से रह पाएगी, अब उसका जीवन सुखी रहेगा, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब उस गाँव वही बच्ची फिर से बीमार होती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है, गाँव के लगभग 40 से 50 लोग उस महिला के घर के अंदर घुस जाते हैं और उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाते हैं। उसके शरीर से कपड़े खींच लिए जाते हैं, बाल नोच लिए जाते हैं और उसे पूरे गाँव में घसीटा जाता है। इन सारी घटनाओं के बाद गाँव में फिर से एक पंचायत बैठाई जाती है। अब इस पंचायत में 2 ओझा बुलाए जाते हैं।
2 तांत्रिक बुलाए जाते हैं और ये ओझा भी ये फ़ैसला लेते हैं कि ये महिला सच में डायन है। अगर इसके अंदर से डायन का प्रकोप ख़त्म करना है, कम करना है, तो इसे मानो मत मल-मूत्र पिलाया जाए, तो इसके शरीर से ये डायन का प्रकोप खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। लोग अंधविश्वास के चलते उस महिला को मानो मलमूत्र पिलाने की कोशिश करने लगते हैं। वो महिला जैसे-तैसे अपना बचाव करती है, लेकिन वो मलमूत्र जो होता है उसके चेहरे पे, उसके कपड़ों पे और इसके शरीर पे पड़ जाता है। वो महिला जैसे-तैसे वहाँ से भाग निकलती है और अपने घर में जाने की कोशिश करती है। अब उसे उस महिला को अपने ही घर में जगह नहीं मिलती। अब उसे वहाँ से भी भागना पड़ता है अपने 4 बच्चों को लेकर। वो महिला आधी रात उस गाँव से भाग जाती है और सबसे पहले वो विधायक के पास पहुँचती है, जो वहाँ के उस समय के विधायक होते हैं। लेकिन विधायक से कोई सहायता ना मिल पाने के कारण वो महिला अब सीधे अपने मायके पहुँचती है और अपने भाई को, अपनी माँ को उसके साथ हो रहे अत्याचार को बताती है। इन घटनाओं को सुनकर माँ सदमे में आ जाती है और इसी सदमे के चलते माँ का भी देहांत हो जाता है। अब इस महिला को अपने ही मायके में जगह नहीं मिलती है। माँ का देहांत हो जाने के बाद उसे मायके से भी जाना पड़ता है और मायके में ही गाँव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपने 4 बच्चों को लेकर रहने लगती है। 4 बच्चों को पालते हुए अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए वह कोर्ट पहुँचती है। कोर्ट पहुँचकर उसकी मुलाकात वहाँ के सरकारी दफ्तरों से होती है। वो अपनी कहानी सुनाती है। धीरे-धीरे उसकी कहानी फ्लैग के कुछ सदस्यों तक पहुँचती है। फ्लैग यानी फ्री लीगल एड है, जो लोगों को फ्री में ही एडवाइस देती है, फ्री में ही सहायता प्रदान करती है। धीरे-धीरे उसकी कहानी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल तक पहुँचती है। वहाँ के लोग को कहानी उसकी इतनी प्रभावित करती है कि वहाँ के कुछ लोग आते हैं, उसकी जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। धीरे-धीरे वो महिला एक एनजीओ के तहत जुड़ जाती है, जिस एनजीओ का नाम होता है आशा। आशा से जुड़ने के बाद उस महिला को ये पता चलता है कि कैसे कानून का सहारा लेकर अंधविश्वास को ख़त्म किया जा सकता है, अंधविश्वास से लड़ा जा सकता है। वो महिला अब ठान लेती है कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने देगी और उसका अभियान और तेज़ी से चलने लगता है। आस-पास जो भी इस तरह की घटनाएँ, इस तरह किसी महिला पे कोई अत्याचार होता है, तो वह अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है और उस महिला का रेस्क्यू कराती है। न केवल उसका जीवन बचाती है बल्कि उसे स्वरोज़गार से जोड़ती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, हस्तकला इन सारे कार्यों से जोड़ती है। उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस तरह से लगभग 500 महिलाओं का उसने रेस्क्यू कराया, ना केवल उसका जीवन दान दिया बल्कि उन्हें स्वरोज़गार से भी जोड़ा। उसे सम्मानित किया जाता है। फिर एक दिन उसके पास दिल्ली से कॉल आता है और उससे पूछा जाता है, क्या आप छुट्टी देवी बोल रही हो? वो महिला कहती है, हाँ, हाँ, मैं छुट्टी देवी बोल रही हूँ। उसे बताया जाता है कि आपका नाम सेलेक्ट किया गया है पद्मश्री के लिए। 2021 में छुट्टी देवी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसी महिला जिसे डायन बोलकर जिस पे इतना अत्याचार किया गया हो, जिसे घर से निकाल दिया गया हो, जिसे अपने बच्चों को लेकर 8 से 10 महीना एक पेड़ के नीचे गुज़ारने पड़े हों। एक आम महिला तो आत्महत्या ही कर ले, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, लेकिन आप इस महिला को देखिए, उसने संघर्ष करके न केवल अपने जीवन को सरल बनाया बल्कि ऐसी हज़ारों महिलाओं के जीवन में रोशनी बिखेरी। उनको आर्थिक सहायता प्रदान की
हम बहुत जल्दी अपने किसी भी रिजेक्शन से हार मान लेते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ना आए तो हम आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए, किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। आप इस महिला को देखिए जिस महिला के शरीर से कपड़े खींच लिए गए हों, जिसे बाल नोच लिए गए हों, जिसे पूरे गाँव में घसीटा गया हो। वो महिला संघर्ष करके पद्मश्री तक पहुँचे। यही जीवन है, यही हमारे देश के रियल हीरो हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की कहानी बताने का उद्देश्य हमारा इतना है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। अगर आपके आस-पास, आपके घर में इस तरह की कोई घटनाएँ होती हैं, इस तरह से कि कोई अत्याचार किसी महिला पे होता है, तो आप उसे समझाने का प्रयास करें और उसे सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास भेजने की सलाह दें, ताकि उसका जीवन बचाया जा सके और उसके जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। हमारा उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। धन्यवाद।